तो आइए अब हम समझते हैं स्टेप नंबर 4, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, विच इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफाई करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना। जैसे जितने भी साउंड सिस्टम्स होते हैं, कोई भी म्यूजिक का, टेप रिकॉर्डर वगैरह, उन सब में क्या होता है, एम्पलीफायर्स होते हैं। तो एम्पलीफाई करना मतलब उस साउंड को बढ़ा देना। ऐसे ही जब हमारा जो पीस ऑफ डीएनए निकला है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, उसके नंबर्स को बढ़ा देंगे, दैट टेक्निक इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे क्यों ऐसा कहते हैं वो अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है, यहाँ पर हम डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं इन विट्रो, यानी आउटसाइड द बॉडी। नॉर्मली भी डीएनए से डीएनए बनता है, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। डीएनए से डीएनए बनता रहता है, फिर डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो बॉडी के अंदर यानी इन विवो भी डीएनए से डीएनए बनता है, पर यहाँ हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे, कॉपीज बनाएंगे इन विट्रो, आर्टिफिशियली। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट is synthesized in vitro. This technology is known as PCR. इसे डेवलप किया था उस साल जिस साल इंडिया ने फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। जी हाँ, 1983 में कैरी मुलीज साइंटिस्ट ने। कैसे नाम याद रखोगे, मैंने कैसे याद रखा था। आप कैरी बहुत सारी खा सकते हो क्या? नहीं, कैरी तो एक भी बहुत होगी, इतनी खट्टी होती है, पर मूली बहुत सारी खा सकते हैं। तो एक कैरी और बहुत सारी मूली। और इंग्लिश में अगर कोई भी चीज़ बहुत सारी होती है तो हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, ऐसे ही चाइल्ड्स नहीं, चिल्ड्रन। इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। तो एनीवेज, तो पराठा पराठाज, गोभी गोभीज। अब मैं ज़्यादा खाने की बात नहीं करूँगी, आप भाग जाओगे लेक्चर छोड़ के, तो हम एस लगा देते हैं। तो बहुत सारी मूली मतलब मूलीज। तो कैरी एक, बहुत सारी मूली, यानी कैरी मूलीज 1983 में। और 10 ईयर्स लेटर 1993 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। स्टूडेंट्स, इतनी बढ़िया मशीन इन्होंने बनाई है और वो इतना काम आती है आज तक कि ये डिवाइस करने के बाद, ये मशीन बनाने के बाद, ही बिकेम अ बिलियनियर। वो करोड़पति बन गए। उसके बाद उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ा, पूरी ज़िंदगी सिर्फ जो रॉयल्टी उन्हें मिली इस मशीन से, उसी से वो करोड़पति बन गए। अब ये कोई कम बात नहीं है, इतनी बड़ी मशीन डिवाइस करना खुद में ही एक बहुत बड़ा काम है, ईश्वर का आशीर्वाद है। चलिए, एनीवेज, सो हमें डीएनए की जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है आउटसाइड द बॉडी, यानी इन विट्रो। दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी वही उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना। ये हम करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक के थ्रू, जिसे डेवलप किया था कैरी मुलीज ने 1983 में। और 10 ईयर्स लेटर यानी 1993 में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आइए हम समझते हैं पीसीआर को हम और क्या कह सकते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इन विट्रो। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। क्या क्या चाहिए आपको? देखो, एक तो टारगेट डीएनए चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, मैं किसी दुकान पे जाऊं और मैं बोलूं मुझे जेरोक्स करानी है, तो वो क्या कहेगा कि मैम आप पहले अपनी मेन कॉपी तो दो, जिसकी फोटोकॉपी आपको करनी है। तो मुझे एक मेन डीएनए तो चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट तो चाहिए, जिसकी मुझे कॉपी बनानी है, यानी टारगेट डीएनए चाहिए, यानी वो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट विच नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो एक तो हमें वो टारगेट डीएनए चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, प्राइमर्स। इसका क्या रोल है अभी हम समझेंगे। हमें एंजाइम चाहिए जो डीएनए की कॉपी बनाए, और हमें पता है डीएनए का पॉलीमर बनाना है, यानी हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिएगा। कुछ आयंस चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हेल्प करते हैं। और आपको डीएनए बनाना है। डीएनए किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए, यानी हमें क्या चाहिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट्स। एक एक फॉस्फेट होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, पर 2-2 फॉस्फेट्स और चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस में बताऊंगी एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स। ट्राइफॉस्फेट मतलब ये ऐसा एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, थाइमिडिन है जिसके साथ 2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा अटैच है। तो वो फॉस्फेट के बीच में ना बॉन्ड बनता है, जैसे हमने एटीपी में पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल्स में। तो वो जो बॉन्ड बनता है, फिर जब वो बॉन्ड टूटेगा
क्योंकि डीएनए में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होती है, 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट नहीं होते हैं। तो जब वो टूटते हैं ना तो उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को यूज़ करके ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती है। हम पढ़ेंगे ये पॉइंट, हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में। तो अभी अभी डरना मत, घबराना मत, अभी बस इतना समझ लो कि न्यूक्लियोटाइड चाहिए। भाई डीएनए बनाना है ना, तो डीएनए बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिएगा, तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में चाहिए होगी? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। बस इतना अभी सिर्फ याद रख लेना, ये सब हमें चाहिए। अब कैसे होगा ये प्रोसेस, आइए समझते हैं। पहले समझते हैं, फिर थ्योरी तो अपने को पता है कितने मिनट का काम है, 10 मिनट का। ये एक डीएनए है, सपोज पूरा डीएनए है, और मुझे इसमें से एक फ्रैगमेंट की कॉपी बनानी है। सपोज ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स से इतना पोर्शन। ऑफ कोर्स ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये 5 है तो ये 3 प्राइम हो गया, इधर ये एंटी पैरेलल होगा 5 to 3 प्राइम। मैं कोई भी एक सीक्वेंस लिख देती हूँ, ATCGCGTA सपोज, ठीक है। यहाँ पे भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो मैं ये सीक्वेंस लिख देती हूँ। अब यहाँ पैलिंड्रोम वगैरह का भी चक्कर कुछ नहीं है, ये डिजायर्ड डीएनए है मेरा, दिस इज डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट जिसकी मुझे मल्टीपल कॉपीज बनानी, विच नीड्स टू बी एम्प्लीफाइड। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है सबसे पहले, क्योंकि ये किससे जुड़े हैं बताइए, कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। याद है अपन ने पढ़ा है, AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, CG के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो मुझे सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो बताओ टेम्परेचर हाई रखोगे या कम रखोगे? बहुत हाई रखते हैं, जी हाँ, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे हम इसे, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक चॉइस आए तो 95 डिग्री। इतनी हीट जब हम देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं किसके बीच में, बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वो ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी टूटता है, तो ये ब्रेक हो गया। तो क्वेश्चन आता है क्या ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने पे, 90-95 डिग्री सेल्सियस पर। इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाती हूँ कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन, यानी इसके कारण क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो अब स्टोरी क्या बनेगी, एक स्ट्रैंड मेरे पास ये आ गया और एक ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये है ATCGCGTA, ये एक स्ट्रैंड है। और एक और स्ट्रैंड हो गया, मैं इधर बना देती हूँ क्विकली फटाफट से, ये एक स्ट्रैंड हो गया, एंटी पैरेलल जो था। अब ये साथ साथ नहीं है तो मैं बीच में प्लस का साइन लगा देती हूँ, मतलब एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। अब इस स्ट्रैंड का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लूँ तो ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बना लूँ तो ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। ये भी इसकी कॉपी होगा, ये भी इसकी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे नया स्ट्रैंड बनाना है तो कोई हवा में, भाई ये जिस भी मीडियम में मैंने डाला है उसमें मैंने न्यूक्लियोटाइड्स भी डाल रखी है, वही DATP, DCTP, वो सब भी डाली हुई है। एंजाइम तो चाहिए, एंजाइम भी डाला है, मान लो DNA पॉलीमरेज एंजाइम मैंने डाला हुआ है, लेकिन वो कहाँ जोड़ेगा? भाई सिंपल सी बात है, आपको कहीं पर कोई सिलाई करनी तो कपड़ा तो चाहिए ना, उसके आगे ही तो कुछ जोड़ोगे, तो कुछ तो शुरुआत चाहिए ना, हवा में कैसे करोगे? तो या हवा में थोड़ी ना न्यूक्लियोटाइड लाके लगा देगा, कुछ तो होना चाहिए। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, आर्टिफिशियली लैब में इसका 8 to 14 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक सीक्वेंस बनाते हैं, और ये छोटा सा सीक्वेंस है। आप ऐसा मत सोचना कि मैम इसके कंपैरिजन में तो ये बड़ा हो गया, एक्चुअली तो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट बहुत बड़ा होगा। पता पड़ा 1 किलो बेस यानी 1000 बेसिस का, 1000 न्यूक्लियोटाइड का, या 2 KB का, क्योंकि प्लाज्मिड से ही हमने पढ़ा है 15 KB तक का इंसर्ट जा सकता है।
मान लो 13 kb है तो 13,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो बहुत लंबा लंबा डीएनए फ्रैगमेंट है जिसकी कॉपी बनानी है। ये तो हम बोर्ड पे सिंपल सीख रहे हैं। तो एक छोटा सा पीस बनाते हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, और छोटा है यानी ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, ऑलिगो मतलब फ्यू बेस पेयर लॉन्ग है, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हैं केमिकली लैब में जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे सपोज करो, अब मैं 8 तो नहीं दिखा रही हूँ, मैं 4 पीस का दिखा रही हूँ, होता 8 से 14 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। जैसे सपोज मुझे यहाँ लगाना है, तो ये मैंने लैब में बनाया, मुझे पता है इसका सीक्वेंस क्या है, तो मैंने लैब में एक ऐसा बना दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह से, ए का टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, ये मैंने लैब में बना लिया, लैब में। और ये 5 to 3 प्राइम है, तो यहां ये 5 to 3 प्राइम होगा। ऐसे ही यहां पर भी मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया, ये लगा दिया, सपोज इतना, ये 3 to 5 है तो यहां ये 5 to 3 होगा। और ये T है तो इधर A है तो T, G है तो C, C है तो G। ये जो पीसेस मैंने लगाए हैं ना स्टूडेंट्स, इसे प्राइमर कहते हैं। जैसे घर में घर वालों को पूछना, जब पेंट कराते हैं तो पहले प्राइमर लगाते हैं वॉल पे, फिर कलर लगाते हैं। तो ऐसे ही ये प्राइमर है जो प्राइमरी सबसे पहले लगा रहे हो। फिर इस मीडियम में न्यूक्लियोटाइड्स पड़ी हुई हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी है। अब वो पॉलीमरेज इसको रीड करेगा कि यहाँ पे G है तो उसे C चाहिए, तो वो C वाली साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट वाली को ढूंढ के लाएगा और यहाँ पे जोड़ देगा, इस तरह से ये जोड़ दिया C को। फिर वो इसको रीड करेगा, ये C है तो उसे G वाली चाहिए, तो फिर यहाँ लाकर लगा देगा। फिर वो इसको रीड करेगा और ऐसे वो लगाता जाएगा आगे। ऐसे ही यहाँ पर भी इस तरह से नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। यहाँ पे नया स्ट्रैंड ऐसे बन रहा है, यहाँ पे नया स्ट्रैंड ऐसे बन रहा है, बट ये बाद में होगा। पहले क्या हुआ है, प्राइमर ऐड करा है। इस स्टेप को कहते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप इज प्राइमर एडिशन। प्राइमर एडिशन, यहां हमने दो चीजों को चिपकाया है, सील किया है, तो सीलिंग नहीं, इसे अनीलिंग भी कहते हैं, अनीलिंग या प्राइमर एडिशन। और प्राइमर क्या है, केमिकली सिंथेसाइज्ड 8 to 14 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री है। और प्राइमर देखो मैंने कहाँ लगाया है, ये मेन टारगेट स्ट्रैंड है, इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसी पर हम नया स्ट्रैंड बना रहे हैं, उसके 3 प्राइम एंड पर। तो प्राइमर इज एडेड एट 3 प्राइम एंड ऑफ टारगेट डीएनए। जो टारगेट स्ट्रैंड है उसके हमेशा 3 प्राइम पर जोड़ते हैं, इसके 3 प्राइम पर। ऐसे ही मैंने इस स्ट्रैंड में प्राइमर कहाँ जोड़ा है, यहाँ 3 प्राइम पर। आया समझ, कंफ्यूजन तो नहीं है। किसी चीज को जोड़ना है, चिपकाया है प्राइमर, टेम्परेचर इतना हाई चाहिए कि कम, थोड़ा कम, कूल डाउन करना पड़ेगा। जी हाँ, ये होता है 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पर, इस सेल्सियस पर। तो अब मैं इसको रिमूव करती हूँ क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्राइमर एडिशन को पढ़ा है, तो मैं ये हटा देती हूँ। ये तो थर्ड स्टेप होगा, ये हटा दिया मैंने, और इधर भी मैं इसको हटा देती हूँ। अभी हमने सिर्फ प्राइमर ऐड किया है, राइट? सो दिस इज द प्राइमर एडिशन, द सेकेंड स्टेप, ये हटा देते हैं। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप आएगा जहां पर चेन को इलोंगेट करेंगे, वही डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ढूंढ कर न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री वाली लाएंगे और उन्हें अटैच करेंगे। यानी थर्ड स्टेप हो गया, हम चेन को इलोंगेट कर रहे हैं, यानी लंबा कर रहे हैं तो इलोंगेशन, या लंबा कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो तो एक्सटेंशन, या पॉलीमर बना रहे हैं और यानी पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। और इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, इससे कम और इससे ज़्यादा, अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ पर क्या काम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ढूंढ कर मीडियम में वो जोड़ेगा इस स्टेप में। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी, अब मैं बनाती हूँ। ये तो 2 पेरेंट स्ट्रैंड थे, ये 5 to 3 था, इधर ये 5 to 3 था। अभी हमने यहाँ पर प्राइमर जोड़ा था, ये रहा प्राइमर, इधर यहाँ जोड़ा है। हमेशा 3 डैश एंड ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड पे जोड़ा जाता है।
और अब इस तरह से ये जोड़ता जाएगा, ऐसे स्ट्रैंड बनता जा रहा है और यहाँ पर ऐसे चेन इलोंगेट होती जा रही है लाइक दिस। तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि डीएनए पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड बना रहा है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है। अगर टेम्पलेट की बात करें तो देखो ये 3 से 5 की तरफ जा रहा है, इधर भी 3 से 5 ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, पर खुद नया स्ट्रैंड की बात करें प्राइमर पे कहां जोड़ रहा है वो न्यूक्लियोटाइड को, प्राइमर के 3 प्राइम एंड पे जोड़ रहा है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप देखो कि कहां तो 1 फ्रैगमेंट था, 1 डीएनए फ्रैगमेंट था, उससे 2 डीएनए बन गए जो बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे हैं, ये भी सेम ऐसा है, ये भी सेम ऐसा है, यानी 1 से 2 बना लिया। और फिर इस साइकिल को रिपीट कर लो, फिर यहां पर इनको डीनेचर करो, 90-95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो, इनके भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 स्ट्रैंड मिल जाएंगे पेरेंट। फिर इनमें चारों में प्राइमर ऐड होगा, फिर चारों में चेन बनेगी, डबल स्ट्रैंड बनेगा, यानी 4 डीएनए फ्रैगमेंट्स बन गए। फिर उनको डीनेचर करो तो वो 4 डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, यानी 8 हैं, वो 8 बन जाएंगे। तो ऐसे कर कर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनता जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, 30 साइकिल्स अगर हम कर लें, 30 साइकिल्स इस पीसीआर की, तो 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं डीएनए की, 1 बिलियन कॉपीज। अभी आपको कैलकुलेट नहीं करना, एनसीईआरटी की लाइन है तो रटना है। मुझे सोचकर ये बताइए कि ये जो पीसीआर है इसे अब हम क्यों कह रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन है ये, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये चेन रिएक्शन है और पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम काम आ रहा है, इसीलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बताइए क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है 95 डिग्री, 50 to 65 डिग्री, 72 डिग्री, यानी इसे थर्मल साइकिल भी कहते हैं because this is dependent on temperature, so this is also known as PCR is known as thermal cycle। डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे, which of the following is thermal cycle। और ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसके बाद में फिर ये स्टोरी, एंड दिस विल कीप ऑन मूविंग। अब एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, ध्यान से सुनना, मजे आ जाएंगे आपको। मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स में समझाया है, मैं पढ़ाती हूँ, आपने भी पढ़ा होगा कि एंजाइम्स जो हैं वो जनरली 40-45 डिग्री सेल्सियस के बाद ख़त्म हो जाते हैं परमानेंटली। क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है और 40, 42, 45 डिग्री पर आकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बनावट ही खत्म हो जाएगी, तो एंजाइम काम क्या खाक करेगा। तो ये पॉलीमरेज 72 डिग्री पर कैसे काम कर रहा है, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था स्टूडेंट्स। साइंटिस्ट ये स्टेप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम जितने भी उन्हें मिल रहे थे वो सब 40-45 डिग्री पर आकर इनएक्टिव हो जाते थे और ये स्टेप बाहर नहीं हो पा रहा था बॉडी के बाहर। हमारी बॉडी में तो सब कुछ 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है, बट बाहर 72 डिग्री पर होना जरूरी था और वो नहीं हो पा रहा था। तब उन्हें साइंटिस्ट को एक बैक्टीरिया मिला जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम था? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। ये खौलते हुए लावा में रहता है स्टूडेंट्स, हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, तभी इसका नाम है थर्मस। थर्मस मतलब गर्म, खौलते हुए लावा में, वैसे स्ट्रीम्स में रहता है। और ये जो बैक्टीरिया है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो ये खुद भी तो अपने डीएनए से डीएनए बनाता रहता होगा, इसकी खुद की बॉडी में नेचुरली जैसे हमारे में होता है, तो उसके लिए भी तो इसके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। और अगर ये खुद इतने खौलते हुए टेम्परेचर में रह पा रहा है, यानी इसका डीएनए पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर पे रह पा रहा होगा, तो इसका जो पॉलीमरेज था उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया टैक पॉलीमरेज, यानी थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज ही है और ये 110 डिग्री सेल्सियस तक भी वर्क कर सकता है। इसे साइंटिस्ट ने आइसोलेट करा। तो पीसीआर में हम क्या यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, बट कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? मैं यहां लिखती हूं टैक पॉलीमरेज। तो क्वेश्चन आता है टैक पॉलीमरेज क्या है? एक डीएनए पॉलीमरेज ही है which is obtained from Thermus aquaticus bacteria which can survive even at 110 degree Celsius।
एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन पीसीआर। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अगर ये एंजाइम नहीं मिलता तो शायद पीसीआर नहीं हो पाता, और पीसीआर नहीं हो पाता तो ना जाने कितनी सारी चीज़ें डायग्नोज नहीं हो पाती, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पीसीआर का कितना इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्राइम सीन्स में, डिजीजेस के डायग्नोसिस में। भाई किसी को कोई बीमारी हुई, ब्लड में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पर अभी बहुत कम अमाउंट में है, तो आप उसका डायग्नोसिस ही नहीं बना सकते, नॉर्मल ब्लड टेस्ट में वो आएगा ही नहीं। लेकिन आप क्या करो, पीसीआर लगा दो, पेशेंट का ब्लड सैंपल लो और पीसीआर मशीन में डाल दो, तो अगर मान लो 2 बैक्टीरिया भी हैं पैथोजेनिक, उसका डीएनए मल्टीप्लाई कर जाएगा और हमें बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी, हम देख पाएंगे कि हाँ ये बैक्टीरिया है, ये वाला है, और हम पेशेंट को टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया डायग्नोस्टिक टूल है पीसीआर मशीन जो है। कुछ नहीं, मशीन आती है, मशीन में सैंपल लोड कर देते हैं, सारे टिक 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 सारे इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ अपने आप चलता रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता रहता है।